भारतीय महासागर में एक व्यापारिक जहाज पर समुद्री दैत्य ने हमला कर दिया। जहाज के कप्तान गोल्डन हेयर बेहद उत्साहित था। वह समुद्री दैत्य को पकड़कर मोटी कमाई करना चाहता था। पर जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें पता चला कि समुद्री दैत्य का आकार उनकी कल्पना से कहीं बड़ा है। गोल्डन हेयर अब जहाज छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जोरदार आवाज के साथ दैत्य ने जहाज के नीचे बड़ा छेद कर दिया और समुद्र का पानी जहाज में भर गया। सारी जहाज टूटने लगी। एक लड़की गुरुत्व बल के कारण जहाज के किनारे गिर गई। जैसे ही वह संभलती, महिला सेविका भी गिर गई। झट से कप्तान ने आदेश दिया कि सभी नाविक बचाव नौक पर चढ़ जाएं। वह पास में डूबते जहाज के मलबे को देखता रहा, मन में डर समाया हुआ था। आखिर कैसा दैत्य है जो उसके मालवाहक जहाज को इतनी आसानी से डुबा सकता है? तभी सबकी आंखों के सामने एक स्टील का विशाल जीव धीरे धीरे समुद्र से बाहर आया। असल में हमला करने वाला समुद्री दैत्य नहीं, बल्कि एक अजीब आकार की पनडुब्बी थी। उसका दरवाज़ा खुला और एक दाढ़ी वाला आदमी बंदूक लिए बाहर आया। यही था पैरोट नौक का कप्तान नीमो। आज वह बेहद ताकतवर लगता है, लेकिन कुछ घंटे पहले तक वह सिर्फ एक उपनिवेश के जेलबंदी मजदूर था। उसकी जिम्मेदारी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज़ों की मरम्मत करना। लेकिन आज सबके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उनकी गुप्त पनडुब्बी बनकर तैयार थी। ये जेल तोड़ने का सबसे अच्छा मौका था। हर रोज डेक पर जाने के बाद हाथों की जंजीरें खोल दी जाती थीं। जब गार्ड सुस्त पड़ते, जहाज के डिजाइनर ने नीमो को इशारा किया। फिर सबने गार्ड्स की बंदूकें छीनकर उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। हर आदमी अपनी जगह गया, विशालकाय पनडुब्बी शुरू करने को तैयार। लेकिन इसी वक्त एक साथी ने लापरवाही दिखाई, उसकी बंदूक से गोली चल गई। दुर्भाग्य से बाहर इंतजार कर रहे गार्ड्स को शक हो गया। फिर दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। भविष्य के पैरोट नौक के नाविकों ने आज़ादी के लिए जी जान लगा दिया। कई लोग घायल हुए, लेकिन नीमो ने दूर से निशाना लगाकर मशीनगन चलाने वाले को मार गिराया। आखिरकार सबने पनडुब्बी का इंजन शुरू किया और नाव अचानक अपने बंधन तोड़कर समुद्र में डूब गई। अब उनका रोमांच समुद्र के नीचे 20,000 कोस की यात्रा में बदल गया। नीमो और उसके साथी जल्दी ही अपनी जगहों पर एडजस्ट हो गए और पूरी नाव धीरे धीरे समुद्र की गहराई में चली गई। सुरक्षा गार्ड्स उन पर गोली चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पैरोट नौक की लोहे की दीवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। नीमो अपने कप्तान की सीट पर बैठा, दिल थामकर पनडुब्बी को चट्टानों के बीच चलाता रहा। गहराई में बहुत कम रोशनी थी और थोड़ी सी भी गलती सबकी जान के लिए खतरा थी। लेकिन मुश्किलें पार करके वे खुले महासागर में पहुंच गए। यह आज़ादी बिना जोखिम के नहीं मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें आसानी से नहीं छोड़ती। समय बीतते ही पनडुब्बी अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। नीमो ऊपर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि एक व्यापारी जहाज ने उन्हें व्हेल समझ लिया और हमला कर दिया। नीमो ने पूरा जोर लगाकर अपने जहाज को टक्कर मार दी। पनडुब्बी की हालत भी खराब हो गई, लेकिन नीमो एक हिंसक इंसान नहीं है। उसने महिला और बच्चों को पनडुब्बी पर ले लिया और कैदियों को बचाव नौक में भेज दिया। फिर पनडुब्बी दोबारा समुद्र में समा गई। नीमो अब उत्तरी समुद्र की ओर चल पड़ा, क्योंकि वहां पुराने स्पेनिश जहाज़ों के गहरे खजाने छुपे हैं। पर डिजाइनर ने सुझाव दिया कि पहले फ्रांस के तट पर जाकर जहाज की मरम्मत और सामान लेना चाहिए। नीमो ने नए लोगों को पनडुब्बी पर शरण दी। अब 3 लोग और एक कुत्ता उनकी टीम में थे। यात्रा आसान नहीं थी। लड़की लीना बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वह अपने मंगेतर से मिलने भारत जा रही थी।
और अब नीमो ने उसे जहाज पर रख लिया था। वह डरी कि कहीं नाराज होकर नीमो उसे समुद्र में न फेंक दे। दोनों बात कर रहे थे, तभी बाहर कुछ अजीब आवाजें आईं। बहुत सारी व्हेल मछलियों का झुंड उन्हें देखने आया था। हर कोई आश्चर्य में था, पर नीमो समझ गया कि वे बहुत गहराई पर हैं। नीमो के साथियों ने देखा कि पनडुब्बी 100 मीटर से ज्यादा गहराई में डूब गई है। इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। तुरंत मरम्मत नहीं की तो सबकी जान पर बन आएगी। लीना ने मदद का तरीका बताया, लेकिन नीमो को उसके ऊपर भरोसा नहीं था। जल्द ही पूरा जहाज डूबने की कगार पर आ गया। लीना ने अपने कपड़े से पाइप की लीकेज बंद की। नीमो की मदद से पाइप दुरुस्त हुआ और सभी ने पूरी ताकत लगाकर पनडुब्बी को ऊपर पहुंचाया। फिर सभी लोग ताजे हवा में सांस ले सके। पर जहाज के लोग अब घर लौटना चाहते थे। दोनों महिलाएं तैरकर किनारे पहुंच गईं। अब सेना की गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें भागते देखा था। लीना ने ये खतरा समझा और तुरंत वापस नीमो के पास लौटी। जहाज में एक और दिक्कत आई। पूरी बिजली चली गई। लीना ने तार खींचकर कनेक्शन सही किया। यह उसने जानबूझकर तोड़ दिया था ताकि बच सके। नीमो अब बस सबको सुरक्षित बचाने की सोच रहा था। आखिरकार उनकी पनडुब्बी फिर से समुद्र में समा गई। अब नीमो को अपने लोगों की हिम्मत बढ़ानी थी, क्योंकि उसके साथी मजबूरी में साथ आए थे। सत्ता के बल पर काम करना नीमो का तरीका नहीं था। इसी बीच किस्मत ने उसका साथ दिया। एक व्हेल मछली को पकड़ने वाले नाविकों को देखकर सबकी भावनाएं बदल गईं। नीमो ने सबको बचाने के लिए अपनी साथी का सोने का कंगन देकर व्हेल मछली को छुड़ा दिया। हालांकि यह उसके साथी का पिता का स्मृति चिन्ह था। नीमो को बाद में बहुत पछतावा हुआ। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी जानकारी मिल गई। अब स्टील की बहुत बड़ी लड़ाकू नौक उनका पीछा कर रही थी। उसमें आधुनिक साउंड डिटेक्टर लगे थे, पानी के नीचे आवाज पकड़ने वाली मशीनें। नीमो ने अपने साथियों को चुप करने के लिए इंजन बंद करा दिया, पर कुत्ता नहीं समझा। उसकी आवाज से दुश्मन ने पनडुब्बी खोज ली। अब आसपास एक विशालकाय ऑक्टोपस, समुद्री जीव, भी आ गया। उसने अपनी टांगें पैरोट नौक पर लपेट दीं। नीमो ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन जहाज हिल भी नहीं रहा था। अब ऑक्टोपस की पकड़ और मजबूत हो गई। गहरे पानी की डरावनी हवाओं के बीच अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया, तो शीशे की दीवारें टूट जाएंगी और सबका अंत निश्चित है।